व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस किया था। तो गाइस, ईथर पढ़ना शुरू कर दिया था, ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और मजा आने लगा था, लेकिन लेक्चर की लेंथ बड़ी हो गई और लेक्चर वहीं खत्म करना पड़ा। तो आज मैं मेरे प्यारे गुलगुलों के साथ, मेरे प्यारे बच्चों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं ईथर की पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल रिएक्शंस पढ़ के हम इस चैप्टर का अंत करेंगे। हा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर मीथेनॉल इथेनॉल नहीं पढ़ाया, और उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, वो जब आएगा ही नहीं तो पढ़ के क्या करना। हा। चलो, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे दैट ईथर्स have a very small dipole moment। ईथर के पास में बहुत स्मॉल डाइपोल मोमेंट होता है, और वी कैन से दे आर वीकली पोलर इन नेचर। दे आर वीकली पोलर इन नेचर। दे आर वीकली पोलर इन नेचर। इनका नेचर पोलर होता है, पर कमजोर पोलर नेचर के होते हैं। मतलब बस एक बात ध्यान रखना, दैट वी शुड नॉट, डू नॉट कंपेयर विद अल्कोहल। डू नॉट कंपेयर विद अल्कोहल, यानी अल्कोहल के कंपैरिजन में तो ये दूर दूर तक नहीं होंगे। एज कंपेयर टू अल्कोहल इनकी कोई औकात ही नहीं है, सीधी सी भाषा में इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। सो दे आर वीकली पोलर इन नेचर, या हम ऐसा लिख सकते हैं एज कंपेयर्ड विद अल्कोहल। ऐसा लिख लो, एज कंपेयर्ड विद अल्कोहल दे हैव नेग्लिजिबल पोलैरिटी। बिल्कुल नेग्लिजिबल, एकदम नेग्लिजिबल पोलैरिटी होती है ईथर के पास में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोलैरिटी इसलिए होती है, जैसे मान लो आपके पास में एक मिथाइल ग्रुप है, एक ऑक्सीजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो हम लोग सब जानते हैं कि कार्बन इज वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डेफिनेटली डायपोल मोमेंट तो आपको यहां पर क्रिएट होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, कोई तकलीफ या कोई परेशानी वाली बात नहीं। दूसरी बात यह भी है कि जो आपका मिथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है, तो आपको यहां पर डेफिनेटली यह चीज होती हुई नजर आएगी। लेकिन अल्कोहल के अंदर यह कुछ ज्यादा ही होती है। इन अल्कोहल इट इज ग्रेट, और यहां पर थोड़ी कम होती है। और इस वजह से अगर आप लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे विद कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो मान लीजिए अगर मेरे पास में पेंटेनॉल है, CH3 CH2 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 CH2OH, दिस इज योर, नहीं मैं सिंपल पेंटेन बना लेता हूं ना, 1 2 3 4 5, इसको मैं पेंटेन बना देता हूं। देखो 15 और 15 30, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कराओ बकुड़ो। 12 और 3 15, 15 और 15 30, और ये 14 14 14, 14 14 2 28, 43 42, 14 3 42, 42 और 30 72। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 70 AMU, 72 AMU, सॉरी। दूसरा हम लोग यहां पर डिस्कस करते चले, ईथर बना लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। सर ये वाला क्यों लिया, बताता हूं। इसको बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। क्या बोलते हैं, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 15 15 30, करेक्ट, 14 14 28, 30 और 28 कितना हो गया, चलिए 30 और 28 कितना हो गया, 58, 58 और 16, 58 और 10 68, 68 हो यानी 74 AMU, अप्रोक्सीमेटली सेम मॉलिक्यूलर मास। अब आपको समझ में आया कि मैंने यहां इथॉक्सी इथेन और यहां पर पेंटेन क्यों लिया, बिकॉज दे हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास कैसा है, कंपेरेबल है। यहां पर मैं ले लेता हूं CH3 CH2 CH2, 14 14 28, CH2OH, ये ले लेते हैं। चलिए 15 14 3 42, 42, 15 और एक 16, 15 और एक ऑक्सीजन का 16, 42, 14 3 42,
15 और 1 16 और 1 16, 6 6 8 9 10, 4 5 6 7 70, इसका मास हो जाएगा 70 AMU, यानी कंपेरेबल, ये भी उसी रेंज में आ रहा है। 1 2 3 4, इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल। तो गाइज यहां पर ये देखा गया कि जो आपका ब्यूटेनॉल है इसका तो बॉइलिंग पॉइंट 390 केल्विन आ रहा है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 307 केल्विन्स और इसका इनफैक्ट 309 केल्विन्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अल्केन्स का, यानी आपके प्योर अल्केन्स का, यानी आपके प्योर हाइड्रोकार्बन का और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट इज कंपेरेबल, लेकिन अल्कोहल का इज वे मच ग्रेटर देन ईथर एंड योर ईथर एंड हाइड्रोकार्बन अल्केन। तो यहां पर ऐसा क्यों होगा? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट ईथर्स हैव अ वेरी लो boiling point as compared to alcohol of comparable molecular mass, as compared to alcohol of comparable molar mass because of absence of hydrogen bonding। क्योंकि अल्कोहल के अंदर मेरे लाडले बच्चों हम लोग सब क्या जानते हैं कि क्या होती है अल्कोहल के पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH की वजह से। लेकिन ईथर में देखो यहां पर भी एक एल्काइल ग्रुप, यहां पर भी एक एल्काइल ग्रुप, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन, यानी इसके अंदर एब्सेंट होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर एब्सेंट होती है, सिर्फ डायपोल फोर्स लग सकता है और वो भी बहुत कमजोर टाइप का। और इसके अंदर क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ चुके हैं, सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो आपके वेंडर वॉल फोर्सेस जो है वो इसके अंदर भी बढ़ चुके हैं। तो क्योंकि एक बड़ी कार्बन की चेन है, इसलिए ईथर का डायपोल मोमेंट और आपके अल्केन का नंबर ऑफ कार्बन की चेन का बड़ा होना, उससे सरफेस एरिया बढ़ना, उससे वेंडर वॉल फोर्स का बढ़ना, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेरेबल कर देता है। लेकिन अल्कोहल वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना इन सब की वाट लगा देता है और ज्यादा हो जाता है। तो गाइस सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी कि ईथर डायपोल मोमेंट रखते हैं, पोलर होते हैं, लेकिन इनकी पोलैरिटी अल्कोहल के मुकाबले बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है, वेरी लेस होता है। और वेरी लेस क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ईथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, डायपोल होता है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि फिर ईथर का और हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल क्यों? ईथर में तो फिर भी डायपोल हो रहा है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप जवाब देंगे कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्केन के अंदर कार्बन की चेन बड़ी होना सरफेस एरिया को बढ़ता हुआ बताता है और उससे वेंडर वॉल फोर्स बढ़ते हैं। तो वेंडर वॉल फोर्स और डायपोल फोर्स लगभग एक ही बात है। इसमें सरफेस एरिया का ज्यादा होना बॉइलिंग पॉइंट को डेफिनेटली बढ़ा देगा। तो अल्कोहल का कोई मुकाबला नहीं है, ईथर वीकली पोलर होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है। पहले जरा इतना नोट कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये यही लिखा रहने देते हैं, हम ये यही लिखा रहने देते हैं और सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो गाइस जो आपके ईथर्स होते हैं आर सॉल्यूबल इन वाटर विदाउट एनी प्रॉब्लम, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। इसके पीछे क्या रीजन है भाई? तुम्हारे अल्कोहल, तुम्हारे ईथर में एक ऑक्सीजन का होना इज सफिशिएंट कि ये आपके वाटर के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। तो बिकॉज ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईथर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ether can form hydrogen bonding with water, ether can form hydrogen bonding with water और इस वजह से ये बड़े आराम से सॉल्यूबल हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास में 100 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम पानी के अंदर 7.5 ग्राम इथॉक्सी इथेन डिसॉल्व हो जाता है। वहीं अगर आपके पास में 100 ग्राम पानी है तो ब्यूटेनॉल उसके अंदर 9 ग्राम डिसॉल्व हो जाता है। तो आप देखो दोनों की सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। वहीं पर पेंटेन रिमेन्स इनसॉल्युबल, पेंटेन रिमेन्स इनसॉल्युबल इन वाटर। अब आप लोग खुद ही समझ जाओ
पेंटेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैक करती है, पेंटेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की ताकत नहीं है, लेकिन इथॉक्सी इथेन में ऑक्सीजन होने की वजह से और अल्कोहल में OH होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन के साथ, यानी दोनों वाटर के हाइड्रोजन के साथ में बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए नजर आएंगे और सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर खत्म। केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, इसको जरा जल्दी से नोट कर लो। ठीक है गाइस, बिल्कुल। ओके, तो मेरे लाडले बच्चों, यहां पर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है फिनिश। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? अब हम लोग यहां पर बढ़ रहे हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो अब आप लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे, केमिकल रिएक्शंस। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो पहली केमिकल रिएक्शन ईथर की डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। यानी हम लोग आपके ईथर के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे। सर, ईथर के अंदर तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के दो टाइप है, ROR। आपने देखा ना, ईथर्स मतलब क्या, ROR। तो यहां भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहां भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो क्या दोनों टूटेंगे? बड़े तेज हो रहे हो, समझ रहे हो बात को। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली यहां पर दोनों टूटेंगे। तो सबसे पहले R डैश का रिएक्शन, ROR डैश का रिएक्शन अगर आप एक HX नाम के एसिड के साथ करोगे। गाइस हमेशा ध्यान रखना, ये जो HX ले रहे हो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे पहले HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr, और सबसे कम रिएक्टिविटी HCl की होगी। दूसरी खास बात, ये जो रिएक्शंस होगी इसमें आप लोगों को ये एसिड्स हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड लेने होंगे, यानी एकदम खतरनाक वाले, और टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे गुलगुलो आप लोग ये रिएक्शन कर पाओगे। सर क्या यहां पर HF रिएक्शन नहीं करेगा? सर, तो यहां पर HF रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगी नहीं, बात ही खत्म हो गई। क्या बढ़िया बात करी सर आपने, क्या बढ़िया बात करी। तो पहले यहां से R इस X के साथ निकल के R डैश X बना लेगा और यहां पर बन जाएगा ROH, यानी कि आपका अल्कोहल। लेकिन प्यारे बच्चों, रिएक्शन इतनी ज्यादा जिसको बोलना चाहिए एडवर्स कंडीशन में हो रही है, इतनी ज्यादा जिसको बोलना चाहिए खतरनाक कंडीशन में हो रही है कि ये अल्कोहल भी बैठे बैठे लपेटे में आ जाता है। ये अल्कोहल भी ये रिएक्शन के लपेटे में आ जाता है और अब यहां से R टूट जाता है और ये X के साथ निकल के आपको एक और अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस करके देगा, यानी आपको दो अल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपका ये जो है ईथर है, इसमें अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो आपको एक जैसे दो अल्काइल हैलाइड मिलेंगे। और अगर मान लो ये अल्काइल हैलाइड्स मतलब ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो आपको दो अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड मिलेंगे। अगर दोनों सेम है तो सेम, और अगर दोनों अलग है तो अलग। और यहां पर H और OH मिलकर क्या बना लेगा? आपका वाटर। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपकी पहली केमिकल रिएक्शन जो कि ईथर करता है विथ HX। क्या चीज मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? हमारी बुक में इसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ जाता है। जैसे इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग NCERT में पहले दोनों R सिमिलर लेकर रिएक्शन कराई। तो यहां पर मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने आपको यह लिखवा दिया सीधे सीधे कि अगर आपके ईथर में R और R डैश सेम अल्काइल ग्रुप है तो यू विल गेट 2 RX मॉलिक्यूल्स।
और अगर R और R डैश डिफरेंट है देन यू विल गेट 1 RX डैश एंड 1 RX, दो अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो ये रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होगी। वहीं अगर मान लीजिए आपके पास में एरोमेटिक ईथर है, अगर वहीं आपके पास में एक इस प्रकार का एरोमेटिक ईथर है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी रिएक्शन HX के साथ जाएगी, यहां से R और यहां से X मिलकर RX बनाएंगे एंड यू विल गेट अ फिनॉल। और अब रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, यहां पर रिएक्शन इसके आगे सेकेंड स्टेप में नहीं जाएगी। कारण, क्योंकि प्यारे बच्चों फिनॉल का ये वाला कार्बन और ये OH का बॉन्ड ये तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। तो यहां पर आप लोग सब ध्यान रखिएगा दैट दिस रिएक्शन स्टॉप्स एट फिनॉल, दिस रिएक्शन स्टॉप्स एट फिनॉल because of sp2 hybridization of carbon of benzene and पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हम लोग जानते हैं ना वो रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है किसका, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन बेंजीन वाला एंड OH बॉन्ड। तो ये बॉन्ड अब हमारे लिए तोड़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए अब ये बॉन्ड टूटकर H2O और RX आपको यहां पर नहीं मिलेगा। तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वाली रिएक्शन हमेशा सिंगल स्टेप चलेगी। लेकिन अगर आपके पास में ये अल्काइल वाला पार्ट है और ये भी अल्काइल है तो रिएक्शन स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों में जाएगी, क्योंकि यहां पर दोनों में अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए आसान है, क्योंकि यहां पर जो तुम्हारे अल्काइल ग्रुप है इसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, कोई परेशानी बेटा इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं, मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म बताता हूं। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे यार मैंने हेडिंग मिटा दी, चलिए सॉरी गाइस, हेडिंग गलती से मिट गई। आप लोग ध्यान रखिएगा भी, अपन रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। चलिए मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा, जरा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ईथर है CH3O CH2CH3, मतलब मान लीजिए आपके पास में मिथॉक्सी ईथेन है, मिथॉक्सी ईथेन या इथाइल मिथाइल ईथर है, इसके सामने आएगा HI। अब आप लोग सब जानते हो कि HI में आयोडीन को जिस प्रकार टूटेगा तो आयोडीन नेगेटिव चार्ज ले लेगा और आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन पर यह अटैक करेगा। भाई हाइड्रोजन का दुख ये ऑक्सीजन से बिल्कुल देखा नहीं जाता है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में यहां पर ये हो जाएगा CH3, ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, ये हो गया CH2 CH3 और यहां पर आपका I नेगेटिव अभी भी ताक में बैठा हुआ है कि कब मेरे पास में मौका मिले। अब गाइस आप खुद सोचना, अब ये आप खुद डिसाइड करो कि ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाले अल्काइल ग्रुप में आयोडीन कहां अटैक करेगा। अब ये कुछ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब यहां पर आयोडीन क्या बन गया आपका, यहां पर आपका आयोडीन बन गया एक बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर इसके पास में एक मिथाइल ग्रुप है और यहां पर इसके पास में एक इथाइल ग्रुप है। चलिए इसको मैं स्टेप नंबर 1 डाल देता हूं, स्टेप नंबर 2 में यहां लिखता हूं, यह है आपका कार्बन, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, ये O लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज H, और इसको कुछ ऐसा लिखना चाहिए C, एक H यहां, एक H यहां और एक CH3 यहां, और ये तुम्हारा आयोडीन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे आप बताओ आयोडीन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हुए कहां अटैक करेगा। भाई ऑब्वियसली यहां पर SN2 मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, यहां पर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगी, SN2 से। तो अब ये आयोडीन सोचेगा कि अगर मैं इस कार्बन पर अटैक करूं तो यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है,
मतलब ये कार्बन नो डाउट प्राइमरी कार्बन है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं अटैक कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास में एक ऐसा कार्बन भी है जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इसको संभालने के लिए 3 छोटे छोटे बच्चे खड़े कर दिए हैं, तो आयोडीन को यहां पर थोड़ा स्टीयरिक हिंड्रेंस फील होगा, लेकिन इस कार्बन पर 0 स्टीयरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आयोडीन वहीं जाकर अटैक करेगा जहां पर उसको लीस्ट स्टीयरिक हिंड्रेंस फील होगा। तो आयोडीन पीछे वाले कार्बन पर अटैक करके आयोडीन इस कार्बन के साथ में इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में। अब देखो, अब यहां पर इनके जो कनेक्शन है ये वीक होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन देखेगा कि अच्छा बेटा, ये ऑक्सीजन क्या देखेगा कि अच्छा बेटा, तूने मेरे होते हुए एक आयोडीन को जोड़ कैसे लिया, मैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूं, ये तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मैं तो खतरनाक न्यूक्लियोफाइल हूं, तू तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उसके बावजूद तूने इसे मुझसे जोड़ा। तो अब हमारे दोस्ती में खटास आ चुकी है, अब अपुन तेरे से बात नहीं करेगा, और अब अपुन जाते जाते तेरे इलेक्ट्रॉन को खींच के तेरी वाट लगा के जाएगा। तो इनफैक्ट यहां पर ये कार्बन खुश होगा, इनफैक्ट यहां पर ये कार्बन खुश होगा और शाबाशी देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन से कार्बन कनेक्टेड है, तो 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, चौथा ये आयोडीन बनाना चाह रहा है, तो ये कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन का बॉन्ड वैसे भी 5वां बॉन्ड कहला रहा है। मतलब वैसे भी यहां पर ये कौन सी स्टेट हो गई? इंटरमीडिएट पेंटावेलेंट स्टेट हो गई। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश तो करेगा पर कार्बन खुश हो जाएगा, और जब ये इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो यहां पर बचेगा आपके पास में CH3I, और ये अपना लोन पेयर विड्रॉ करने के बाद ये आपको दिखेगा CH3, फिर मैं यहां लिखूंगा CH2, और फिर यहां पर ये हो जाएगा OH, और ऑक्सीजन के पास में अपना 2 लोन पेयर। तो ये आपकी ये हो गई स्टेप नंबर 1। तो यहां पर आपको पहला अल्काइल हैलाइड मिल गया CH3I। अब ये अल्कोहल स्टेप नंबर 3 में CH3 CH2 OH, फिर इसके सामने ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव आकर खड़े हो जाएंगे। ये ऊपर वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन फिर यहां अराइज हो जाएगी, H पर पॉजिटिव चार्ज, I पर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सेम सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो अब क्या होगा? अब ये ऑक्सीजन फिर इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, तो ये कुछ सिचुएशन बन जाएगी CH3 CH2 OH पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर बचेगा H, और यहां बन जाएगा I नेगेटिव। अब मेरे लाडले बच्चों, आप एक काम करो, इस CH2 को वापस ऐसा लिख लो। अब यहां पर ये आयोडीन देखेगा कि ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्कोहल है सॉरी, और ये एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा, और SN2 मैकेनिज्म मिथाइल के बाद हमने सीखा था कि जो भी SN2 मैकेनिज्म होता है वो सबसे बेस्ट मिथाइल शो करता है, और उसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में SN2 मैकेनिज्म फॉलो ही नहीं होता है। तो SN2 पाथवे से ये वापस से पीछे की तरफ जाकर अटैक कर देगा, और ये ऑक्सीजन जैसे ही देखेगा कि अच्छा बेटा तूने आयोडीन एक्सेप्ट किया, चल अपुन चलता है, टाटा बाय बाय, ये लोन पेयर लेकर अलग निकल जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया देखो, और ये हो गया आयोडीन इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 CH2। तो एक अल्काइल हैलाइड आपको ये मिल गया, एक अल्काइल हैलाइड आपको ये मिल गया, और फाइनली आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये तो फिर कंज्यूम हो गया स्टेप नंबर 3 में। तो ये मैकेनिज्म से मेरे लाडले बच्चों ये वाली केमिकल रिएक्शन वर्क करती है, तो इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। और अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज और सिखाने वाला हूं, बट उसके पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इसको फिर क्या रब करना पड़ेगा, क्योंकि तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हा बहुत गंदा जोक, जितनी गंदी शक्ल उससे गंदा जोक। हा क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अरे मिथुन, मेरा नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हो गया, आगे बढ़े।
ओए गुलजारी लालो शांत, ओ यहाँ पर लड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। ओ मेरे होते हुए कोई लड़ाई करेगा यहाँ पे तो मैं ठूसा मार देना है और तुम्हारा मुंह तोड़ देना है मैंने। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों इमेजिन करो कि यहां पर तुम्हारे पास में टर्शरी ईथर है। अब तुम्हारे पास में यहां पर एक टर्शरी ईथर है। तो टर्शरी ईथर में बच्चों के मन में बस एक ही सवाल आता है कि सर सबसे पहले कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा। वैसे अल्काइल हैलाइड तो दोनों बनने, मतलब आपको CH3I भी मिलना है और एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी मिलना है, मतलब CH3 C CH3 CH3 और I ये भी बनना है। लेकिन पहले क्या बनेगा, सबसे पहला अल्काइल हैलाइड जो RH आपको मिलेगा वो कौन सा होगा, और आपको यहां पर जो अल्कोहल मिलेगा वो कौन सा होगा। यानी स्टेप 1 में कौन सा मिलेगा, स्टेप 2 में तो अल्टीमेटली दोनों मिल जाएंगे। मतलब अगर इस रिएक्शन को आप फाइनल लिखोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्राइमरी की बात करोगे तो यहां पर क्या होगा। तो गाइज यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम इस चीज को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये जो तुम्हारा HI है इसका H पॉजिटिव और I नेगेटिव इस प्रकार से टूट जाएगा। तो सबसे पहले ये इस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, तो यहां पर सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा CH3 CCH3 CH3 O H और CH3 और एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। नाउ गाइस यहां पर बातचीत चालू होगी। आयोडीन एनवायरनमेंट में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, तो अब यहां पर इनके आपस में घर में बैठ के बात होगी। ऑक्सीजन पूछना चालू करेगा कि यार मैं किससे बॉन्ड तोड़ूं, और इधर आयोडीन लगातार कोशिश करेगा कि मैं इस पर अटैक करूं कि मैं इस पर अटैक करूं। इस पर तो अटैक करने से रहा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से ये एक टर्शरी कार्बन है और टर्शरी कार्बन पर आयोडीन घुस नहीं सकता। तो यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो इस आयोडीन को इसके साथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं सर ये मिथाइल है तो इस पर अटैक करेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी इन्वायरमेंट में एक टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो यहां पर यह ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं आपसे बॉन्ड विड्रॉ करूंगा, मैं आपसे बॉन्ड विड्रॉ करके मैं आपके बॉन्ड को तोड़ना चाहूंगा। तो सब एकदम हैरान हो जाएंगे कि अरे ऐसा क्यों। तो ऑक्सीजन सबको कारण बताएगा कि जब मैं इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके अलग हो जाऊंगा तो यह किस प्रकार का कार्बोकेटायन बनेगा। तो सब बोलेंगे कि सर ये तो टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा। और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि टर्शरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसी होती है, तो आप बोलेंगे सर ये तो हाईली स्टेबल होता है। तो मैं पूछूंगा कि ये हाईली स्टेबल क्यों होता है, तो आप बोलोगे सर आपने हेलो अल्केन हेलो एरीन में सिखाया था कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एक छोटा बच्चा है और इस छोटे बच्चे को संभालने के लिए घर में 3 बड़े बड़े लोग हैं, 3 मोटे मोटे बल्कि लोग हैं जो इस बच्चे को बड़े आराम से संभाल लेंगे। तो इन्वायरमेंट में एक टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। वहीं अगर 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, एक 2 मिनट के लिए इमेजिन करना कि अगर ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड विड्रॉ कर लेता तो यहां पर क्या बनता, यहां पर CH3 बनता विद अ पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर यह सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता। तो ये जो तुम्हारा मिथाइल कैटायन है, ये जो तुम्हारा मिथाइल कैटायन है इट इज लीस्ट स्टेबल। तो ये बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा। तो गाइज यहां पर आयोडीन वेट कर रहा है। आप मेरी बात समझना, आयोडीन का अटैक पहले नहीं होगा। आयोडीन पहले इंतजार करेगा कि ये ऑक्सीजन किसी के साथ बॉन्ड तोड़े, और जिसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा ये उस पर अटैक करेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन ने बिल्कुल सही डिस्कशन करा और बिल्कुल सही रिजल्ट निकाला कि हम इस कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। और जैसे ही इसने बॉन्ड ब्रेक करा और बॉन्ड ब्रेक करके इसने यहां पर मिथेनॉल बाहर निकाला, आपके आयोडीन ने सीधे जाकर इसके मुंह पर अटैक करा और अटैक करते ही क्या बना लिया,
CH3 C CH3 CH3 और I, मतलब आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका ईथर सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप का है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका ईथर सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप का है तो आप लोगों को जो फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड होगा, वो अल्काइल हैलाइड विल बी सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्शन कौन से पाथवे को फॉलोएबल रहेगी? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लो। और अगर मान लो आपके पास में मिथाइल और प्राइमरी टाइप का होता है तो रिएक्शन SN2 में जाएगी और पहले मिथाइल पर अटैक करेगा, फिर दूसरे वाले पर अटैक करेगा। तो अगर एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्राइमरी ग्रुप होता है, जैसे एक तरफ प्राइमरी ग्रुप है, या एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ प्राइमरी ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्राइमरी ग्रुप, तो तुम्हारा आयोडाइड पहले अटैक करेगा। लेकिन अगर एक तरफ मिथाइल है या एक तरफ प्राइमरी है और दूसरी तरफ सेकेंडरी या टर्शियरी है, तो फिर SN1 में रिएक्शन जाएगी। इस बात को नोट कर लेना, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और हमेशा बच्चों की वाट लगती है। ईथर में एक तो विलियमसन वाली रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरी ये वाली रिएक्शन में फंडा होता है। नोट करो इसको लाडले बच्चों, ठीक है? अच्छा चलो, अब मेरे बच्चे मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस मैकेनिज्म को एरोमेटिक ईथर के लिए लगा सकते हो? मैंने बोला हाँ, कान के नीचे भी लगाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, यहां लगा दिया मैंने ऑक्सीजन और यहां लगा दिया मैंने मान लो CH3। अब जैसे तुम्हारा यहां पर H और I आएगा तो ऑक्सीजन सबसे पहले इस पर अटैक करेगा और यहां पर तुम्हारे इस ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां हो जाएगा CH3। और अब यहां पर आयोडीन गुंताड़े में रहेगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो क्या होगा? अब आयोडीन सोचेगा कि अगर मैं इस कार्बन पर अटैक करूं तो ये अलग हो जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि रेजोनेंस चलने की वजह से और ये कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाई देता है और इस वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू तोड़ना, और इसका तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अब ऑक्सीजन आयोडीन के पास एक ही चारा है कि इस कार्बन पर अटैक करे और ये बॉन्ड तोड़ दे, क्योंकि ये बॉन्ड तो इजीली टूट जाएगा क्योंकि ये कार्बन sp3 है और यहां पर कोई तकलीफ भी नहीं है। तकलीफ जेठालाल को कोई तकलीफ नहीं है, भागा, और ये हो जाएगा CH3I। तो बस इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती रहेगी, जीवन है चलता जाएगा और ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। अब आपका HI इस पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला है। समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन विथ, ये तुम्हारी रिएक्शन ऑफ ईथर। क्या हो गई? रिएक्शन ऑफ ईथर ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब गाइस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजी होती है, वो नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह, वो लिखवाता हूं, समझाता हूं, स्क्रीनशॉट इसका जरा जल्दी से ले लो। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बेटो, मेरे गुल्लो मुल्लो, आगे बढ़ते हैं और गाइस सेकेंड केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन is called as electrophilic
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइस जो फिनॉल में होता था वही यहां भी होगा। क्या होगा देखिए मैं बता देता हूं। यह है तुम्हारा बेंजीन का रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां जुड़ा हुआ है आपका ऑक्सीजन जिसके पास में 2 लोन पेयर है, और यहां पर जुड़ गया आपका एक एल्काइल ग्रुप, ये तुम्हारा ईथर बन गया। ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक ईथर्स के अंदर ही होगी, ये हमेशा एरोमेटिक ईथर्स के अंदर ही होगी। नाउ गाइस होगा क्या, वी ऑल नो कि ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। अच्छा, ऑक्सीजन अपनी आदत से मजबूर पहले इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ले जाएगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगेगा, उस वजह से यह कार्बन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बेचारा वैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और ऊपर से ये ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को इससे दूर खींच लिया, तो अब ये ऑक्सीजन बावला हो जाएगा और बोलेगा ऑक्सीजन को कि तेरे को मैं आखिरी मौका दे रहे लाए, तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये इतना डर जाएगा ऑक्सीजन कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देने की बजाय पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ही इसके साथ शेयर कर देगा। तो अब बेसिकली यहां पर ऑक्सीजन विल ऑक्यूपाई अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना लोन पेयर ये डोनेट कर चुका है। डोनेट क्या कर चुका है, बॉन्ड बना चुका है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन को परमानेंटली दे दिया। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड आ गया, ये अपना डबल बॉन्ड ये वाले कार्बन को अपना लोन पेयर रखने के लिए दे देगा, और ये बाकी जगह यहां रहेगी। ये 2 डॉट का मतलब जादू का मुंह नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फिर आप लोग जानते ही अगले केस में ये इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। अब ये बेसिक रेजोनेंस है, ये आप सभी लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो पता करो, मेरा वीडियो ध्यान से देखो, गुलजारी ला लो। फिर ये इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर लोन पेयर, यहां पर OR ऑक्सीजन का लोन पेयर विद अ पॉजिटिव चार्ज। फिर आखिरी में ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर रीस्टोर्ड, और ये हो गया R। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके ईथर्स के अंदर भी स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 देखकर मैं क्लियरली बता सकता हूं कि जो भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल या तो पैरा पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आकर अटैक करेगा। तो बेसिकली योर OR ग्रुप इज अगेन एन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। आपका यहां पर जो OR है, ये जो OR अटैच्ड है, OR इज एक्टिवेटिंग द रिंग, ये आपकी रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इज एक्टिवेटिंग द रिंग किस चीज के लिए, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी खास बात, ये OR ग्रुप जो है, ये जो आपका OR ग्रुप जो लगा है, इस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब ये आपके इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर डायरेक्ट करेगा, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर अटैक करने के लिए बोलेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, फिर मैं इसको पूरे को रब करके सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी ब्रोमिनेशन ज्यादा होता है, क्लोरीनेशन वगैरह कम देखा जाता है। ब्रोमिनेशन इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। आयोडीन का अटैचमेंट कम होता है, फ्लोरीन का अटैचमेंट कम होता है, क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा लगते हैं। ठीक है, चलिए ग्रेट। चलिए जब तक हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज हेलो हेलो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों अगेन एक खास बात, इस कंपाउंड का नाम याद कर लो, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर यहां पर OCH3 जुड़ा हुआ है। वैसे तो इसको मिथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं,
पर इसका कॉमन नेम है एनिसोल। क्या है? IUPAC ने इसका कॉमन नेम क्या दे दिया हमें? एनिसोल। जैसे बेंजीन के ऊपर OH को फिनॉल बोल दिया, बेंजीन के ऊपर CHO को बेंजल डिहाइड बोल दिया, वैसे इसको क्या नाम दे दिया? एनिसोल। तो जब इस एनिसोल के साथ में आप ब्रोमीन को ऐड करोगे इन इथेनोइक एसिड, यानी आपने क्या करा? एनिसोल का ट्रीटमेंट कर दिया इथेनोइक एसिड के साथ विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का आपने ट्रीटमेंट कर दिया, ब्रोमीन को आपने ऐड कर दिया इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन के अंदर विद एनिसोल। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखना, दैट रिंग इज एक्टिवेटेड, दैट रिंग इज सो एक्टिवेटेड दैट FeBr3 इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी यहां पर आपका कैटलिस्ट ही रिक्वायर्ड नहीं है। योर कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, आपके कैटलिस्ट की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ी। और जरूरत क्यों नहीं पड़ी लाडले बच्चों? क्योंकि आपकी रिंग ऑलरेडी इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड है, आपके इस ऑक्सीजन ने इस रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है कि एनिसोल अपने आप में हाईली रिएक्टिव हो गया है। और एक कमजोर सा एसिड डालने पर भी ये एसिड क्या छोड़ता है? H पॉजिटिव। एक H पॉजिटिव यहां से Br नेगेटिव लेकर बाहर निकल जाएगा। इथेनोइक एसिड का H पॉजिटिव इस Br में से Br नेगेटिव लेके निकल जाएगा। तो Br नेगेटिव लेके निकल जाएगा, मतलब दो ब्रोमीन थे, ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन जब H पॉजिटिव आया तो ब्रोमीन को इस तरीके से तोड़ा गया कि इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया गया। तो ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और मेरे गुलगुलो ये देखा गया है कि जो तुम्हारा ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पर बनाता है पैरा ब्रोमो एनिसोल, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट होता है और इसकी यील्ड 90% देखी जाती है। वहीं पर मेरे प्यारे गुलगुलों का ये जो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल होता है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल होता है, ये एकदम माइनर होता है और इसकी यील्ड मात्र 10% देखी जाती है। अगर कोई आपसे रीजन पूछता है तो भाई साहब OH, जब फिनॉल पे OH था उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज्यादा था, तो ये तो OCH3 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो और ज्यादा बड़ा होगा। तो यहां पर पैरा पोजीशन पर होने की वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कोई रिपल्शन नहीं है, लेकिन यहां पर तो बहुत ही ज्यादा हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, बहुत ज्यादा हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गई? यहां पर स्टेबिलिटी की दिक्कत आ गई। इसलिए यहां पर आप लोगों को हेलोजिनेशन नहीं करना चाहिए। यहां पर आप लोगों को यह वाला हेलोजिनेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या यह बात समझ में आ गई? चलिए ग्रेट। फुर्ती में हम लोग नाइट्रेशन भी लिख लेते हैं। नाइट्रेशन बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट है, जैसा हमेशा होता आया है हेलो अल्केन हेलो अरीन में, जैसा होता आया है फिनॉल में, वैसा ही यहां पर भी होगा। ये रहा आपका एनिसोल। एनिसोल का आपको ट्रीटमेंट करना है विद अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर NO2 एज अ न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और ये अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पर पैरा नाइट्रो एनिसोल बनाने के लिए, या वो अटैक करेगा आपके ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो एनिसोल, और इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। अगेन ये मेजर होगा बिकॉज ऑफ जीरो स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये माइनर होगा लीस्ट स्टेरिक मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है, तो ये दो केमिकल रिएक्शन नोट करो, फिर चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन की तरफ। नोट इट डाउन गाइस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ आपका हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन खत्म होता है। अब हम लोग हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी
आई मीन लास्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की ही है, जिसको अगेन नेम रिएक्शन के तौर पर लिया जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन. तो गाइस अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. सबसे पहले हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ लेते हैं. ठीक है, फ्रीडल की स्पेलिंग मैंने फिर गलत लिखी है क्या? FRIEDEL, FRIEDEL, फ्रीडल क्राफ्ट. हाँ, क्या स्पेलिंग बनाई है इनके घर वालों ने, इससे अच्छा तो मेरा नाम है मृत्युंजय, कम से कम 2-4 बार में याद तो हो जाता है. क्या बोलते हो हैं? क्या साले फ्रीडल. चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. यहां पर क्योंकि वी हैव टू ऐड एन अल्काइल ग्रुप इन योर एनिसोल OCH3 एनिसोल के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एनिसोल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मिथाइल क्लोराइड के साथ, यानी अल्काइल हैलाइड के साथ, तभी तो ये अल्काइल ग्रुप निकल के तरह अटैक करेगा. तो गाइस यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक कैसा एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा. लुईस एसिड का क्या काम होगा? लुईस एसिड का काम होगा इस क्लोरीन को निकाल कर खुद से जोड़ लेना ताकि इस मिथाइल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक सॉल्वेंट के तौर पर आप कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहां पर आप लोगों को OCH3 एक तो मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पर अटैच्ड दिखेगा और एक मिथाइल ग्रुप आप लोगों को इस तरीके से ऑर्थो पोजीशन पर दिखाई देगा. अब गाइज यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, IUPAC कहता है कि एक रिंग जिसमें सारे ही हाइड्रोकार्बन है इसे बोला जाता है टॉल्यूइन. तो हमेशा ध्यान रखना एनिसोल के मुकाबले IUPAC कहता है कि टोल्यूइन को प्रेफरेंस दो. किसको प्रेफरेंस दो? टॉल्यूइन को. तो अब ये रिंग टॉल्यूइन कहलाने लगेगी ना कि एनिसोल. तो ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो चौथे कार्बन पर क्या जुड़ गया है? मिथॉक्सी, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, तो 4 मिथॉक्सी टॉल्यूइन. और ये है आपका मेजर प्रोडक्ट क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है आमने सामने. एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस नेग्लिजिबल है. और ये अगर आपका पहला कार्बन है, क्योंकि टॉल्यूइन बोल रहा हूं मैं इसको, तो ये पहला कहलाएगा. ये दूसरा हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी टॉल्यूइन, 2 मेथॉक्सी टॉल्यूइन, और ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट. ठीक है. ठीक इसी तरह अगर आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करना चाहते हैं, अगर आप लोग ठीक इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय असाइलेशन? असाइल ग्रुप क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O. व्हाट इज असाइल? CH3C डबल बॉन्ड O. तो आप यहां पर उठाइए वापस से अपना एनिसोल और यहां पर ट्रीटमेंट कर दीजिए CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, असाइल क्लोराइड के साथ. ये आपका असाइल ग्रुप हो गया और ये क्लोरीन मतलब असाइल क्लोराइड हो गया. अगेन एज अ कैटलिस्ट आप यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए जो लुईस एसिड है, क्लोरीन को पूरा पूरा एक्सेप्ट कर लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. कार्बन डाइसल्फाइड का आप यहां पर भी सॉल्यूशन ले लीजिए. तो यहां पर एक असाइल ग्रुप आप लोगों को पैरा पोजीशन पर अटैच्ड होता हुआ दिखेगा CH3C डबल बॉन्ड O. अब गाइस यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 इज कॉल्ड एज एसिटोफिनॉन. एसिटोफिनॉन कारण क्योंकि यहां पर आप देखिए ये एक अल्काइल ग्रुप हो गया R, इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये हो गया एक एरोमेटिक रिंग, मतलब ये कीटोन नहीं बन गया, दिस इज योर कीटोन. और हम लोग सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रिफरेबल फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्डिहाइड और फिर कीटोन और सबसे आखिरी में अल्कोहल. और ये जो ईथर होता है इट इज द लीस्ट प्रिफरेबल. ये ईथर, फिर आपका नाइट्रो ग्रुप, फिर आपके अमाइंस, फिर आपके हेलोजेंस, ये सब लीस्ट प्रिफरेबल कैटेगरी में आते हैं. तो अब ये फिनॉन हो गया, तो अब इस रिंग का नाम हो जाएगा एसिटोफिनॉन. तो ये पहला कार्बन, तो ये चौथा कार्बन,
तो इसका नाम हो जाएगा फॉर मिथॉक्सी एसीटो, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एसिटोफिनॉन। फिनॉन यानी फिनाइल रिंग के ऊपर कीटोन ग्रुप है और मिथॉक्सी ग्रुप है, और ये पैरा पोजीशन है, तो ये हमेशा कौन सी कंडीशन होगी, ये मेजर कंडीशन होगी। और अगर आपका एसिटोफिनॉन इस प्रकार बने, और आप खुद ही देख रहे हो कि यहां पर कितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यानी कि आपके 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन के अंदर 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन के अंदर कितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे 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 बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और यहां पर मैं आपसे कहने वाला हूं कि हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। तो अब गाइस अल्कोहल फिनॉल ईथर को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बड़ी स्पीड से, बड़े फोर्स के साथ बढ़ेंगे एक नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर शुरू करने से पहले बोल दूं, बड़ा चैप्टर है, टाइम कंज्यूमिंग है, काफी टाइम लग सकता है उस चैप्टर के अंदर, पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करें, फिर अमाइंस शुरू करें, ताकि दिसंबर एंड तक एटलीस्ट एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाए। अमाइंस छोटा चैप्टर है, हम उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि जनवरी मंथ में मैं एक बार बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन करवा दूं, या हो सके तो वापस से अपलोड कर दूं, क्योंकि पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो हटा दिए गए हैं इस बार सिलेबस से। तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको पढ़ने की जल्दी से जल्दी, और फिर आप लोगों के साथ में कुछ रिवीजन मॉड्यूल्स लेकर आने की। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी एंड मृत्युंजय पंड्या चैनल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, सी यू इन द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।